दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 फरवरी 2023। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। तो दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा के तहत बिहार के हर एक जिलों में जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं। 10 फरवरी यानी कि आज नीतीश कुमार इस यात्रा के तहत पूर्णिया आने वाले हैं। यात्रा से पहले एआईएमआईएम के विधायक अख्तर अली इमान ने वीडियो जारी करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने क्षेत्र अमोर आने का न्योता दिया है। यह कहा कि हमारे क्षेत्र भी आइए, हमारे क्षेत्र में अंधेरा है, यहाँ भी रोशनी जलाइए। अख्तर अली इमान नीतीश कुमार को न्योता देते शायर भी बन गए। अपने शायराना अंदाज में अख्तर अली इमान ने कहा कि नीतीश कुमार सीमांचल आ रहे हैं, पूर्णिया में समाधान यात्रा के तहत आ रहे हैं। ऐसी सूचना मिली है कि इस शुभ अवसर पर हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एआईएमआईएम के विधायक अख्तर अली इमान ने शायरी कहा और कहा कि ऐ वादे वफा कुछ तो बता, मेहमान जो हमारे आने वाले हैं, कलिया न खिलाना राहों में हम पल के बिछाने वाले हैं। एआईएमआईएम के विधायक अख्तर अली इमान ने कहा है कि आप यानी कि नीतीश कुमार जी पूर्णिया के पश्चिमी क्षेत्रों के दौरे पर आ रहे हैं। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, जहां पहले से ही रोशनी है वहां चिराग जलाने से क्या फ़ायदा, अंधेरे में कोई चिराग जलाओ तो बात बने। अख्तर अली इमान ने कहा है कि पूर्णिया में यदि कोई समस्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र है तो फिर वह अमोर और बैसा है। वहाँ के विस्थापित लोग, वहाँ की कटी हुई बस्तियाँ, वहाँ के टूटे हुए पुल, वहाँ के लोगों को बड़ी आशा है आपसे। काश आप वहाँ एक दौरा करते तो फिर वहाँ के सरजमी पर कुछ इनकलाब पैदा होता। दोस्तों बात करते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर के हल्फनामा दाखिल किया है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त है। बोर्ड ने हल्फनामे में कहा कि मुस्लिम महिलाएं नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में दाखिल होने के लिए स्वतंत्र है और ये उन पर निर्भर करता है कि वे मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर नहीं। हल्फनामे में कहा गया है कि इबादत गाहें यानी कि जो वर्तमान मामले में मस्जिदें हैं पूरी तरीके से निजी संस्थानें हैं और इन्हें मस्जिदों के मुतवल्ली द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हल्फनामे में कहा गया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विशेषज्ञों की संस्था है और इसके पास कोई सख्ती नहीं है और ये सिर्फ इस्लाम के सिद्धांतों पर अपनी सलाह जारी कर सकती है। हल्फनामे में कहा गया है कि धार्मिक ग्रंथों, सिद्धांतों, इस्लाम के मानने वालों की धार्मिक विश्वासों पर विचार करते हुए ये दलील दी जाती है कि महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश करके नमाज अदा करने की इजाज़त है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर ये कहते हैं कि बिहार में जनता का राज है, जंगल राज नहीं है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। आलम ये हो गए हैं कि लोगों की सुरक्षा का दावा करने वाली खाकी यानी कि पुलिस सुरक्षित नहीं रह गई है। ताज़ा मामले में कटिहार जिले में एक महिला पुलिस कांस्टेबल की बदमाशों ने गोली मार करके हत्या कर दी है। जब महिला पुलिसकर्मी की हत्या से जहां लोगों में दहशत है तो फिर वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बदमाशों की गोली का शिकार हुए महिला कांस्टेबल की पहचान प्रभा कुमारी के रूप में हुई है। जब प्रभा कुमारी मूल रूप से मुंगेर की रहने वाली थी। मिली जानकारी के मुताबिक महिला कांस्टेबल अपने घर मुंगेर से कटिहार पुलिस लाइन के लिए लौट रही थी, तभी बेखौफ बदमाशों ने उन्हें कोरा थाना क्षेत्र के पंचायत भवन के पास गोली मार करके हत्या कर दी। जब मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक महिला कांस्टेबल के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जाँच की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि किशनगंज वासियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि किशनगंज में 9 फरवरी से केपीएल का आयोजन किया गया है। जी हाँ, किशनगंज प्रीमियर लीग की शुरुआत बड़े ही धूमधाम से हो गई है। इसके आयोजनकर्ता कहते हैं कि किशनगंज जैसे पिछड़े क्षेत्र में इस तरह की क्रिकेट मैच का आयोजन करने से यहाँ के युवाओं को एक नई राह मिलेगी और जो भी युवा क्रिकेट में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, उनको इसके जरिए आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपको बता दूं कि केपीएल का फुल फॉर्म होता है किशनगंज प्रीमियर लीग। इसमें 9 फरवरी से अलग अलग टीम द्वारा मैच खेला जाता है और फाइनल में जीतने के बाद इन्हें ट्रॉफी और रुपए देकर के सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दूं कि फाइनल में विजेता को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, जबकि उप विजेता को 61,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार लेवल पर खेलने वाले क्रिकेटर साकिबुल गनी भी किशनगंज आएंगे और क्रिकेट मैच खेलेंगे।
दोस्तों बात करते हैं कि नीतीश सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा की 26 अफसरों का ट्रांसफर किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादले की अधिसूचना जारी कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार उप सचिव स्तर पर अपर समाहर्ता स्तर के अधिकारियों का तबादला किया गया है। परिवहन विभाग में 3 ओएसडी की तैनाती की गई है। पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे सुधीर कुमार को परिवहन विभाग का विशेष कार्य पदाधिकारी बनाया गया है। वहीं कुमारी अर्चना और फिर अरुणा कुमारी को भी परिवहन विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी बनाया गया है। यानी कि परिवहन विभाग में 3 ओएसडी की तैनाती की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजनीतिक तापमान में इन दिनों खूब वृद्धि हुई है। बिहार में महागठबंधन की सरकार के गठन के बाद से ही एक तरफ जहां भाजपा अपने जनाधार को मजबूत करने में लगी हुई है, वहीं भाजपा की तरफ से राजद और जदयू को भी खूब निशाने पर रखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार का महागठबंधन के साथ जाना भी उनके कई करीबियों को रास नहीं आ रहा है। आरसीपी सिंह से लेकर के प्रशांत किशोर तक जहां पहले ही जदयू से नाता तोड़ करके नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, वहीं अब नीतीश कुमार के बेहद करीबी उपेंद्र कुशवाहा भी उनको झटका दे रहे हैं। दरअसल बिहार की राजनीति में तेजस्वी का बढ़ता कद और नीतीश कुमार की तरफ से तेजस्वी के नेतृत्व को आगे स्वीकारने का इशारा पार्टी के भीतर ही कई लोगों को नहीं पच रहा है। इसी के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा खड़े हो गए हैं। जब वहीं प्रशांत किशोर कह चुके हैं कि नीतीश और तेजस्वी के बीच इसी को लेकर के डील हुई थी, तो फिर वहीं भाजपा भी नीतीश कुमार और फिर तेजस्वी के बीच हुई डील को लेकर के दावा किया और फिर साथ ही निशाना भी साधा। जहां इन सब के बीच बिहार की लोकसभा सीटों पर, विधानसभा सीटों पर सभी पार्टियों की नजर है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा सीमांचल में भी अपना दबदबा कायम करना चाहती है। इसके साथ ही बिहार की जिन सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है, उन सीटों पर भी उसकी निगाह है और फिर इसको लेकर के लगातार रणनीति तैयार की जा रही है। बिहार में केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही भाजपा की कद्दावर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं अमित शाह लगातार बिहार पर खुद नज़र रख रहे हैं। जेपी नड्डा भी नज़र बिहार पर रख रहे हैं। ऐसे में अमित शाह और जेपी नड्डा का बिहार दौरा समय समय पर चल रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि देश के अंदर सड़क हादसों में मौत का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज किसी न किसी जगह से ये जानकारी निकल करके सामने आती रहती है कि तेज रफ्तार का शिकार होने के कारण लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। इस बीच अब एक ताज़ा मामला बिहार के मुंगेर जिले से जुड़ी हुई है। यहाँ के एक युवक का यूपी के ग्रेटर नोएडा में सड़क हादसे में मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक यूपी के ग्रेटर नोएडा के बदलपुर थाना क्षेत्र में NH 91 पर एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने 7 लोगों को कुचल दिया। इस सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। ये लोग एक ही कंपनी में काम करके वापस लौट रहे थे, तभी उनकी बस हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में 3 कर्मचारी गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि 7वें चरण की नियुक्ति की मांग को लेकर कि CTET, BTET, STET अभ्यर्थी एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। जहां अगले 3 दिनों तक पटना के गर्दनी बाग में ये अभ्यर्थी धरना देंगे। जहां अभ्यर्थियों की मांग है कि जल्द से जल्द 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो। पिछले 45 महीनों से ये लोग सड़कों पर भटक रहे हैं। जहाँ सरकार की तरफ से सिर्फ इन लोगों को आश्वासन मिला है, लेकिन आज तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल सका है। अभ्यर्थी इस बार आर पार की लड़ाई के मोड में है। इनका कहना है कि इस बार यदि उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो फिर यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर के बड़ा ऐलान किया गया था। जब 3 फरवरी को चंद्रशेखर ने ट्वीट करके कहा था कि जल्द ही 7वें चरण की नियुक्ति की जाएगी। जब प्रोफेसर चंद्रशेखर ने देखा था कि जल्द 7वां चरण की नियुक्ति होने जा रही है। साल 2023 नियुक्ति का वर्ष होने वाला है। या कोई अभ्यर्थी घबराए नहीं, महीने भर के अंदर में नियोजन नियमावली आपके बीच आ जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मशहूर नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कई बातों से सुर्खियों में छाए रहते हैं। आजकल वैलेंटाइन डे के अवसर पर बिहार के सोशल मीडिया पर पिंकी नाम चर्चा में है। आपको बता दें कि बिहार की पिंकी ने अपना 1 साइडेड लव पाने के लिए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को एक पत्र लिखा है। आपको बता दूं कि ये लड़की बिहार के सिस्टम से परेशान है, साथ ही साथ वे बेरोजगारी से भी परेशान है। लड़की ने लिखा है कि अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो मुझे मेरा प्यार नहीं मिलेगा। ये पत्र तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लड़की ने लिखा है कि वह औरंगाबाद के रहने वाले मशहूर युवा लेखक प्रभात बंधुओं से बहुत प्यार करती है, लेकिन लड़की की नौकरी लग नहीं रही है, जिसके कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही है। लड़की ने कहा कि तेजस्वी यादव जी कुछ करिए ताकि मेरी शादी हो जाए। पत्र में जो लड़की ने लिखा है वही हम हूबहू आपको अभी बताने जा रहे हैं कि पत्र में लड़की ने क्या लिखा है। पत्र में लड़की ने लिखा है कि डियर तेजस्वी जी, उप मुख्यमंत्री बिहार, आपको पता है कि मैं अभी बड़ी टेंशन में हूँ।
आप तो लव मैरिज कर लिए हैं, लेकिन मेरे मैरिज पर बेरोजगारी का अड़चन लगा है। जहाँ 4 साल से प्रभात बंधुलिया से वन साइडेड अफेयर में है। अफेयर की उम्र में करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। सोचे थे नौकरी लगेगा तो प्रपोज करूंगी, लेकिन नौकरी तो लगने से रहा। एक तो वैकेंसी नहीं आता, और वैकेंसी आता भी है तो फिर पेपर लीक हो जाता है। ये सब देखते देखते लगता है कि ये वैलेंटाइन ऐसे ही पार हो जाएगा और हम प्रपोज भी नहीं कर पाएंगे। हम इधर कंपटीशन की तैयारी में लगल है और बाबूजी मने मन ब्याह की तैयारी में लगल है। यहाँ हमारी सब सहेली का तो बच्चा भी हो गया है। ब्याह के बाद मन बहुत मायूस हो रहा है सब सोच के। बड़ी उम्मीद से चिट्ठी लिख रही हूँ, नौकरी का जुगाड़ लगवाइए, नहीं तो फिर लेखक साहब किसी और जुगाड़ के साथ फरार हो जाएंगे। प्यार बिना नौकरी को लेकर क्या करेंगे? आपकी वोटर और लेखक प्रभात बंधुओं की वन साइडेड लव पिंकी फ्रॉम पटना, इसने आभार। यही चीज़ पिंकी ने लिखा है जहाँ अपने लेटर में जो तेजस्वी यादव को शेयर किया है, और ये लेटर अभी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। दोस्तों, बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए सरकार की उपलब्धि गिनाई है और विपक्ष पर जमकर के हमला बोला है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इंदिरा और फिर नेहरू का भी नाम लिया है। पीएम के भाषण के बीच विपक्ष ने मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगाए। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही कमल खिलेगा। पीएम मोदी ने कहा है कि कुछ सदस्यों का आचरण और लहजा पूरे देश के लिए निराशाजनक है। मैं ऐसे लोगों से कहूंगा, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही खिलेगा। कमल को खिलाने में आप सबकी बराबर की भूमिका है। हम इसके लिए विपक्ष को भी धन्यवाद देते हैं। विपक्षी दलों की नारेबाजी पर पीएम मोदी ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन में कुछ लोगों का व्यवहार और वाणी न सिर्फ सदन को बल्कि देश को निराश करने वाली है। माननीय सदस्यों को मैं कहूँगा कि कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाब, जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज़्यादा खिलेगा। ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दोस्तों, बात करते हैं कि जैसी उम्मीद थी बिल्कुल वैसा ही होने शुरू हो गया है। जहां अमित शाह ने नीतीश कुमार को दगाबाजी का सबक सिखाने के लिए उन्हें राजनीतिक तौर पर कमज़ोर करने की ठान ली है। जहां अपनी राजनीति के तहत उन्होंने उन्हीं के पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की पीठ पर हाथ रख दिया है। या बिल्कुल वैसे ही जैसे भाजपा को महाराष्ट्र में दगा देने वाले उद्धव ठाकरे को राजनीतिक तौर पर कमजोर करने के लिए एकनाथ शिंदे के सिर पर हाथ रखा था। उपेंद्र कुशवाहा 19 फरवरी को जदयू को तोड़ करके बाहर निकल आएंगे। या उनके साथ जदयू के कई सांसद और विधायक भी नीतीश कुमार का साथ छोड़ सकते हैं। या इसके संकेत उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ दिन पहले ये कहते हुए दी थी कि जदयू में जो जितना बड़ा नेता है वह उतना ही ज्यादा भाजपा के संपर्क में है। उपेंद्र कुशवाहा ने 19 फरवरी को पटना में अपने समर्थक की बैठक बुला ली, जो 2 दिन तक चल सकती है। जब उपेंद्र कुशवाहा बिहार के सामान्य नेता नहीं है, वे 12% वोटे वाले कुशवाहा समाज के निर्वाध लीडर है, जबकि नीतीश कुमार के कुर्मी समाज के वोट सिर्फ 2% है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार हो रही है। जब इसको देखते हुए चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है, जब बिहार में लोगों की हथौड़ी से पिटाई की जा रही है और सीएम समाधान यात्रा पर है। चिराग पासवान ने आगे कहा है कि आज की तारीख में बिहार में रहना सुरक्षित नहीं है। लोग कहते हैं कि 90 के दशक में बिहार में जंगल राज था, लेकिन मैं कहता हूँ आज की तारीख में बिहार में महाजंगल राज है। चिराग पासवान ने कहा है कि लोग मर रहे हैं और सीएम को अपने प्रदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में काम कर रहे हैं, मैं दावा करता हूं कि बिहार में भविष्य में होने वाले चुनाव में सीएम नीतीश कुमार को 1 सीट भी नहीं जीत मिलेगी। जहरीली शराब से लोगों की मौतें हो रही है, तस्करों को पकड़ने की जगह होम्योपैथिक डॉक्टरों को निशाना बनाया जा रहा है। चिराग पासवान ने कहा है कि सरकार की गलत नीति के कारण 13 होम्योपैथिक क्लिनिक अब तक बंद हो चुके हैं, जबकि विदेशों में होम्योपैथ दवा की डिमांड बढ़ी है। चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में होम्योपैथिक डॉक्टरों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। आज भी लोगों का विश्वास होम्योपैथिक पर है। खास करके मैं अगर बात अपनी करूं तो फिर मेरा विश्वास भी होम्योपैथ पर है। जो बीमारी एलोपैथ ठीक नहीं कर पाती उसे होम्योपैथी ठीक कर देती है, और यही वजह है कि केंद्र सरकार की आयुष मंत्रालय ने इसको बढ़ावा दिया है।
दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने एक बड़ा दावा किया है। पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जल्द ही जदयू और आरजेडी अलग होने वाले हैं। जब पशुपति पारस ने यह भी दावा किया है कि जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी को ही फायदा पहुंचा रहे हैं। हालांकि पशुपति पारस ने उपेंद्र कुशवाहा के बयानों पर भी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करने से इनकार किया है। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से जदयू सीएम नीतीश कुमार पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जी हां, इसका फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। उनकी बयानबाजी की वजह से महागठबंधन कमजोर होगी, उसमें टूट भी देखने को मिलेगी। आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव में जेडीयू भी ज्यादा कमजोर होगी। हालांकि जब पशुपति पारस से उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी में शामिल होने से जुड़ा सवाल किया गया तो फिर उन्होंने कहा कि वे बीजेपी में आना चाह रहे हैं तो फिर उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन अभी इस बारे में ज़्यादा नहीं कुछ कहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा का निर्णय ही अंतिम होगा। जहां उनको क्या निर्णय लेना है वे जाने, हम तो उनका स्वागत करेंगे और फिर अगर वे बीजेपी में आते हैं तो फिर उनका भी स्वागत करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समाधान यात्रा पर पूर्णिया आएंगे। सीएम नीतीश कुमार पूर्णिया के बिशनपुर गांव में लोगों से मिलकर के उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। साथ ही सीएम नीतीश कुमार इस गांव में पंचायत सरकार भवन, मॉडल राजसो हाट, 40 बेड के अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार पूर्णिया डीएम ऑफिस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। जब वहीं गांव वालों ने सीएम नीतीश कुमार से बिशनपुर में एक डिग्री कॉलेज, एक पुलिस ओपी खेल स्टेडियम बनाए जाने की मांग की है। सीएम नीतीश कुमार के दौरे को लेकर के गांव में तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार 14 फरवरी को समस्तीपुर पहुंचेंगे। जहां सीएम के कार्यक्रम को लेकर के जिला प्रशासन जोर शोर से तैयारियां में जुटे हुए है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार ने बिहार में पुलिस के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। गृह विभाग ने बुधवार को पुलिस के 67,000 नए पदों को सृजन का संकल्प जारी कर दिया है। इन पदों पर एक साल में करीब 4182 करोड़ 28 लाख रुपए खर्च आएगा। जहां बिहार पुलिस ने साल 2026 तक 2,56,000 पुलिसकर्मी की जरूरत को पूरा करने का लक्ष्य बनाया है। कुल 67,000 पदों में 48,447 पदों पर सीधी बहाली होगी। जहां बिहार पुलिस में सीधी नियुक्ति के तहत 48,447 पदों पर होने वाली नियुक्ति में 20,937 पद दारोगा और उसके समक्ष होंगे। सिपाही संचालक के 5500 और फिर सिपाही के 22,010 पद हैं। दोस्तों बात करते हैं कि 9वीं की वार्षिक परीक्षा 24 से 28 फरवरी तक 2 पालियों में ली जाएगी। इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कार्यक्रम तैयार कर लिया है। जब परीक्षा भी समिति की देखरेख में होगी। जब प्रश्न पत्र और फिर OMR सीट भी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ही भेजेगा। डीईओ केशव प्रसाद ने बताया है कि बिहार के लगभग 70% छात्र ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं। मैट्रिक के पहले वे स्तरीय परीक्षा में नहीं बैठते हैं। इस कारण वे मैट्रिक परीक्षा में पहले काफ़ी घबराए हुए होते हैं। जो उनको इस घबराहट से बचाने के ध्येय से 9वीं में स्तरीय परीक्षा लेने की रणनीति बनाई गई है। हर पाली में पहला 15 मिनट प्रश्न पत्र के लिए दिया जाएगा। मैट्रिक की परीक्षा विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण का पहला सोपान होता है। जहाँ इस परीक्षा का परिणाम किसी भी विद्यार्थी के भावी जीवन की आधारशिला खाता है। जहाँ 24 से 28 फरवरी तक सैद्धांतिक तो फिर 1 मार्च को प्रायोगिक परीक्षा होगी। ये परीक्षा मूल रूप से इन विद्यार्थियों के लिए एक अभ्यास के रूप में होगी। दोस्तों बात करते हैं कि जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने लव कुश और अति पिछड़ा वर्ग से 2025 के लिए नेतृत्व तय करने की मांग मुख्यमंत्री से की है। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा है कि तेजस्वी का नेतृत्व किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे और यही स्थिति रही तो फिर पार्टी का डूबना तय है। जी हाँ, इसको लेकर के जदयू के वरिष्ठ नेता और फिर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि पार्टी बिहार में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी मजबूत हो रही है। नेतृत्व के सवाल पर श्रवण कुमार कुछ भी बोलने से बचते रहे। मंत्री श्रवण कुमार ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा की ओर से उठाए गए सवाल पर कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ही बता रहे हैं कि क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। यदि सरकार को लेकर के सवाल उठाते हैं तो फिर हम जरूर जवाब देते हैं। श्रवण कुमार ने कहा कि पार्टी डूबने वाली नहीं है। जब पार्टी के डूबने वाले लोग जितने भी हैं सब एक एक करके चिन्हित हो रहे हैं। जब पार्टी के कार्यकर्ता नेता सभी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। 2024 की तैयारी चल रही है। बिहार में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। जो लोग 2024 की तैयारी में जुटना चाहते हैं साथ आएंगे, जो नहीं समझेंगे वो बाहर जाएंगे। दोस्तों
बात करते हैं कि छपरा के मुबारकपुर पंचायत में पिटाई के बाद युवक की मौत के मामले में मुख्य आरोपी मुखिया आरती देवी के पति विजय यादव समेत 4 आरोपियों के घर पर कुर्की जब्ती की गई है। मंगलवार की रात ही कुर्की का इश्तेहार चपसा कर दिया गया था। एसपी गौरव मंगला ने बताया है कि न्यायालय से बुधवार की दोपहर सभी आरोपियों के घर पर कुर्की का आदेश मिल गया, जिसके बाद मुखिया के पति विजय यादव के अलावे इसके भाई अजय यादव तथा गाँव के ही विक्की यादव और दीपक यादव के घर की कुर्की जब्ती की गई है। कुर्की के बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मंगलवार की देर रात गांव के कई सुनसान इलाकों में भी छापेमारी हुई है। वहीं मांझी और एक माह के करीब 24 गांव में पुलिस ने जाकर के आरोपित मुखिया पति से जुड़े लोगों और फिर रिश्तेदारों के यहां भी जांच पड़ताल की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सभी तरह के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक ही प्रकार की नियमावली बनाई गई है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी हुई नियमावली के विभागीय प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। जब प्रस्तावित नियमावली की खास बात यह होगी कि खाली पड़े पदों में 50% पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। साथ ही प्रस्तावित नियमावली में अर्जित अवकाश 2 गुना कर दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री की अनुमति के बाद औपचारिक मंजूरी के लिए यह प्रस्ताव सामान्य प्रशासन, वित्त और फिर विधि विभाग को भेज दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ने भले ही तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, लेकिन उन्हें न उनकी पार्टी स्वीकार करेगी और न ही बिहार की जनता लालू राबड़ी के उस डरावने दौर में लौटना चाहेगी। जब मोदी ने कहा है कि लोग उस दौर को नहीं भूले हैं जब हत्या, लड़कियों के साथ गलत काम, फिरौती के लिए अपहरण और लूटपाट की घटनाएं आम थी, लेकिन विकास ठप था। बाजार शाम को ही अपराधियों के डर से बंद हो जाया करते थे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को देखते ही लोगों को याद आ जाता वह दौर है जब सड़कें जर्जर थी, गांव लालटेन युग के अंधेरे में थे और शहरों को बमुश्किल 10 घंटे बिजली मिलती थी। जब मोदी ने कहा कि जनता ने लालू राबड़ी परिवार और फिर नीतीश कुमार को 15-15 साल देकर के देख लिया है। या उन्होंने कहा कि अब 2025 में या फिर जब भी विधानसभा चुनाव होंगे, जनता भाजपा की पूर्ण बहुमत सरकार को एक मौका अवश्य देगी। अगला मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में भाषण के दौरान कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पर जम करके हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुष्यंत कुमार का शेर पढ़ते हुए कहा कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है, कमाल यह है कि तुम्हें यकीन नहीं है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण पर कवि कुमार विश्वास ने बीजेपी पर चुटकी लेते हुए एक ट्वीट किया है, जिस पर सोशल मीडिया के यूजर्स ने कई तरह के कमेंट किए हैं। जब कुमार विश्वास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का जिक्र करते हुए लिखा है कि लोकतंत्र में आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कथन विपक्ष के लिए संदेश है कि यज्ञ तैयारी है, मेहनत और सच्चाई के साथ करें तथा साथ साथ ये कथन उनके स्वयं के दल और समर्थकों के लिए भी चेतावनी है कि वे भी आलोचना सुनने का अपना हाजमा दुरुस्त करें। जाकिर अली त्यागी के नाम एक ट्विटर यूजर ने कमेंट किया है कि मान्यवर पीएम मोदी जी से कहिए कि यदि लोकतंत्र में आलोचना शुद्धि यज्ञ है तो फिर वे खुद क्यों अमल नहीं कर पा रहे हैं, क्यों आलोचना को सहन नहीं कर पा रहे हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में बैन क्यों लगाया गया है, क्यों छात्रों को आलोचना करने पर यूएपीए के साथ जेलों में डाला गया है, क्यों मुकदमा दर्ज हुए हैं। चेतन नाम के एक यूजर ने लिखा है कि जी हर कोई इस बात का ध्यान रखें कि आत्ममुग्ध भावना कह देना भर आलोचना नहीं होगा। दोस्तों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा में एक बहुत बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए मीडिया का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार यंकर खरीद लेती है। कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान पर यंकर रूबी का लियाकत ने भड़कते हुए ट्वीट किया है। इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें जमकर के ट्रोल किया है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि संविधान में सभी को सवाल पूछने की आज़ादी दी गई है। उन्होंने आगे कहा है कि इस सरकार में सच बोलने वालों को बोलने नहीं दिया जाता है, सच लिखने वालों को लिखने भी नहीं दिया जाता है। शाम को होने वाली टीवी डिबेट में अगर कोई यंकर सत्ता से सवाल करता है तो उसे दूसरे दिन हटा दिया जाता है या फिर सरकार उसे खरीद लेती है। कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा दिए गए इस बयान पर यंकर रूबी का लियाकत भड़क गई। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा है कि अपने फायदे के लिए संसद जैसी पवित्र जगह से अनर्गल बयान कैसे दे सकते हैं खड़गे जी। मैं यंकर होने के नाते खड़गे जी को चैलेंज करती हूं कि उसी संसद में साबित करे सरकार ने कौन से यंकर को खरीदा है। जहां एक पाई किसी की ली होगी तो फिर नौकरी छोड़ दूंगी। हमारे पैसे मेहनत को अपमानित करने पर माफी मांगिए।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की प्राथमिक और फिर मध्य स्कूलों में चल रही मध्याह्न भोजन योजना को लेकर के बड़ा निर्णय लिया है। अब राज्य के यानी कि बिहार के 70,000 से भी अधिक प्राथमिक मध्य स्कूलों में बच्चों को मध्याह्न भोजन स्टील के बर्तन में दिया जाएगा। इसको लेकर के सभी जिलों के डीएम को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। दरअसल मध्याह्न भोजन योजना में शुरुआती दिनों में टीन के बने बर्तनों में बच्चों को भोजन परोसा जाता था, जिसके बाद केंद्रीय अध्ययन में ये बात सामने आई है कि टीन में भोजन खाना स्वास्थ्य के लिहाज से उचित नहीं है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए स्टील के बर्तनों को खरीदने का आदेश दिया गया है। जानकारी के अनुसार वर्तमान में बिहार में 62,700 से अधिक सरकारी स्कूलों में स्टील बर्तन की खरीदारी शुरू कर चुकी है। इसके साथ ही बचे हुए स्कूलों के लिए खरीदारी की जा रही है। दरअसल 8 जिलों में ये खरीदारी शुरू की जा चुकी है। यह खरीदारी की टाइम लाइन 31 मार्च तक निर्धारित है। जब बिहार में मध्याह्न भोजन के निदेशक सतीश चंद्र झा ने बताया है कि स्टील के बर्तनों की खरीदारी शुरू कर दी गई है, जहाँ टीन का भोजन स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा नहीं है, जहाँ लिहाजा नए आदेश के मुताबिक 31 मार्च तक स्टील के बर्तन सभी जिलों में खरीद लिए जाएंगे। जब बिहार में मध्याह्न भोजन की खरीदारी ऑनलाइन मोड में की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपको कंप्यूटर का ज्ञान है और आप बिहार में नौकरी की तलाश में हैं तो फिर यह खबर आपके लिए है, क्योंकि आपके पास बिहार में सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका है। बिहार में कंप्यूटर टीचर के 7,360 पदों पर बम्पर बहाली होने वाली है। ये नई भर्ती बिहार के सरकारी स्कूलों में की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। तो अब आप बिहार में हाई स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक की नौकरी पाने के लिए कमर कस लीजिए। जब बिहार कैबिनेट की बैठक बुधवार को हुई, जिसमें कुल 18 प्रस्ताव पर नीतीश सरकार ने मोहर लगाई है। इनमें से एक बिहार कंप्यूटर टीचर बहाली भी है। हालांकि इस जॉब के लिए आपके पास एक जरूरी योग्यता होनी चाहिए। बिहार में कंप्यूटर टीचर की बहाली शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 के तहत की जाएगी। अगर आप बिहार के सरकारी स्कूल में कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं तो फिर आपका कंप्यूटर साइंस विषय के साथ STT परीक्षा पास होना जरूरी है। STT यानी कि स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल बिहार में 17,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी कंप्यूटर साइंस के साथ STT एग्ज़ाम पास है। जी मौजूदा हालात की बात की जाए तो फिर बिहार में 327 कंप्यूटर टीचर है जो अलग अलग सरकारी स्कूलों में काम कर रहे हैं। बिहार सरकार का कहना है कि बिहार के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्टूडेंट को कंप्यूटर सिखा करके उन्हें रोजगार के काबिल बनाने का लक्ष्य है। इसी को देखते हुए कंप्यूटर शिक्षक के नए पदों को मंजूरी दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि संसद के बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान बुधवार को शेरो शायरी भी खूब हुई। जब वहीं राजद सांसद मनोज झा का फिल्मी अंदाज भी देखने को मिला। मनोज झा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक फिल्म के गाने का जिक्र किया और वह गाना था कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है। जब मनोज झा ने 1976 में आई अमिताभ बच्चन और फिर राखी की फिल्म कभी कभी के एक गाने का जिक्र किया है। हालांकि इसके जरिए उनका निशाना सरकार की तरफ था। राजद सांसद ने कहा कि उपसभापति महोदय जया जी है, यहाँ एक संदर्भ था इसलिए आप ही इसे कह रहा हूँ कि एक फिल्म भी थी कभी कभी, उसमें एक अच्छी लाइन है कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है। बाकी आगे जो है वो नहीं कहूँगा क्योंकि संदर्भ दूसरा है, लेकिन कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है। इसके साथ ही मनोज झा आगे कहते हैं कि अगर राजनीतिक जिंदगी में हमारी राष्ट्रपति खुद अपना स्पीच लिखने लगे तो शायद स्तुति गान ना होता जो इतने पन्नों का है। कई चीज़ों को हमेशा से होती रही है जो अच्छे से हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभिभाषण की हकीकत और फिर ज़मीनी तथ्य मेल नहीं खाते हैं। ये चिंता का विषय है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन की कार्रवाई के दौरान विपक्ष पर जमकर के प्रहार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPA सरकार में हुए घोटालों की याद दिलाई है। साथ ही उन्होंने विपक्ष को उसकी विफलता का आईना भी दिखाया है। दोस्तों बात करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI की तरफ से नया नियम लागू होने के बाद नकली नोट के चलन से बाहर होने की उम्मीद की जा रही है। उम्मीद है कि आने वाले समय में इससे पूरी तरीके से छुटकारा मिल जाएगा। RBI के डिप्टी गवर्नर T रविशंकर ने कहा है कि सिक्का निकालने वाली मशीन में नकली नोट डालने जाने के मामले को देखते हुए UPI बेस्ड ऑप्शन को
अपनाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि समस्या ये भी थी कि इन मशीनों में जो रुपए डाले जा रहे थे कई मामलों में नकली पाए गए, इसीलिए ये मुद्दा बन गया था। शंकर ने कहा कि इसी को देखते हुए आरबीआई ने दूसरे विकल्प पर विचार शुरू किया है। जब काफ़ी लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, उसके जरिए क्यूआर कोड स्कैन किया जा सकता है जो यूपीआई से जुड़ा हुआ हो सकता है। इसके माध्यम से भौतिक रूप से रुपए का उपयोग किए बिना वेंडिंग मशीन से सिक्के निकाले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मशीन देश में विकसित की गई है, इस नई व्यवस्था में सिक्कों के वितरण में सुधार होगा। इससे पहले आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्यूआर कोड वेस्ट कॉइन वेंडिंग मशीन को भी लेकर के पायलट परियोजना शुरू की है। आरबीआई 12 शहरों में क्यूआर कोड आधारित सिक्का निकालने की मशीन को लेकर के पायलट परियोजना शुरू करेगा। ये वेंडिंग मशीनें यूपीआई का उपयोग करके बैंक ग्राहकों के खाते से पैसे काट करके सिक्के उपलब्ध कराएगी। फिलहाल उपलब्ध मशीनों में बैंक नोट डाल करके सिक्के निकाले जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा इंडो नेपाल बॉर्डर से एसएसबी जवान ने उज्बेकिस्तान देश की 2 महिला नागरिकों को एक भारतीय युवक के साथ गिरफ्तार किया है। एसएसबी जवानों ने तीनों संदिग्धों को तब तक गिरफ्तार किया जब वह भारतीय सीमा से नेपाल की ओर जा रहा था। जी हाँ, दोनों महिलाओं का पहचान उज्बेकिस्तान की 24 वर्षीय निवासी रनु और फिर 23 वर्षीय ओगी बीजन के रूप में हुई है। यह वहीं गिरफ्तार भारतीय युवक की पहचान बतना थाना क्षेत्र के हरिबेला निवासी टेक नारायण शर्मा के पुत्र अमित कुमार के रूप में की गई है। सीतामढ़ी के भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों ने भारत से नेपाल सीमा में प्रवेश कर रहे 2 विदेशी महिलाओं को संदिग्ध परिस्थिति में हिरासत में लिया है। सीतामढ़ी में भारत नेपाल सीमा में स्थित सोनबरसा बॉर्डर पर एसएसबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस मामले में एक भारतीय नागरिक को भी एसएसबी ने हिरासत में लेने का काम किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए गए सभी को स्थानीय सोनबरसा थाना पुलिस के हवाले कर दिया है। तो दोस्तों बात करते हैं कि हर साल किसानों की फसल मौसम की बेरुखी से ख़राब हो जाती है। ऐसे में अलग अलग राज्यों की सरकारें किसानों के लिए योजनाएं चलाती है। ऐसे ही बिहार में राज्य फसल सहायता योजना है, जिसके साथ किसानों के फसल का बीमा होता है। जब बिहार सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस स्कीम के तहत आवेदन करने वाले किसान की फसल अगर 20% नुकसान होता है तो फिर 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर की आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं 20% से अधिक नुकसान होने पर 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता राशि दी जाती है। हालांकि सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को पहले ही फसल का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। आपको बता दें कि हाल ही में बिहार सरकार ने 2022-23 की सहायता योजना जारी की है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसका लाभ कैसे मिलेगा। तो इस योजना का लाभ बिहार के स्थानीय निवासी को मिलेगा, जब वहीं रैयत और फिर गैर रैयत किसानों के अलावा आंशिक तौर पर रैयत और गैर रैयत किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत रैयत किसानों को अपडेटेड भू स्वामित्व प्रमाण पत्र होना चाहिए, जब गैर रैयत किसानों को वार्ड सदस्य या फिर किसान सलाहकार की ओर से हस्तांतरित 100 घोषणा पत्र होना चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं कि पूर्णिया में आज होने वाले सीएम नीतीश कुमार के दौरे से पहले ही विरोध शुरू हो गया है। जब विकास नहीं होने से नाराज पूर्णिया के धमदाहा प्रखंड की सिंघारा पट्टी किशनपुर बलुआ पंचायत बिशनपुर पंचायत के स्थानीय लोगों ने एनएच को जाम करके प्रदर्शन किया है। जहां स्थानीय लोगों का कहना है कि 15 सालों में यहां कुछ भी विकास नहीं हुआ है। सरकार घर घर बिजली पहुंचाने का दावा करती है, लेकिन अभी तक यहां बिजली भी नहीं पहुंच पाई है। जब दोनों ही पंचायतों के हजारों लोगों ने 5 किलोमीटर तक जम करके सड़क पर आगजनी की है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि सिंघवारा पट्टी से कुकरन जाने वाली सड़क पर मंत्री लेसी सिंह ने पुल बनाने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक पुल बनाने की दिशा में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों ने मांग पूरी होने तक सड़क जाम की चेतावनी दी है। आपको बता दूं कि सीएम नीतीश कुमार आज समाधान यात्रा पर पूर्णिया आने वाले हैं। जैसे सीएम नीतीश कुमार पूर्णिया के बिशनपुर गांव में लोगों से मिलकर के उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। साथ ही सीएम नीतीश कुमार इस गांव में पंचायत सरकार भवन मॉडल राजसो हाट 40 बेड के अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार पूर्णिया डीएम ऑफिस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं गाँव वालों ने सीएम नीतीश कुमार से बिशनपुर में एक डिग्री कॉलेज, एक पुलिस ओपी खेल स्टेडियम बनाए जाने की मांग की है। जैसे सीएम नीतीश कुमार के दौरे को लेकर के गांव में तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पाटलिपुत्रा खेल परिसर में 18वीं राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स 2023 का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये बहुत खुशी की बात है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। सभी राज्यों के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। मैं उन सभी खिलाड़ियों एवं उनके साथ आए अधिकारियों का अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि ये विश्व की यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी बुनियादी स्तर पर प्रतिभा खोज अभियान है। भविष्य के लिए खिलाड़ी तैयार करने का ये जरिया है। जहां अब राज्य सरकार की तरफ से ऐसी और प्रतियोगिताएं आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है। ये खुशी की बात है। इसके लिए जो भी मदद की जरूरत होगी राज्य सरकार अपने स्तर से करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों से 6000 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। बिहार के भी 600 खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जब बिहार में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है। हम लोग चाहते हैं कि स्कूल एवं कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं पढ़ने के साथ साथ खेले भी, जब पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है। दोस्तों बात करते हैं कि बुधवार की रात बिहार की चर्चित IPS अधिकारी IG विकास वैभव चैन से नहीं थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना दर्द उजागर किया, हालांकि फिर हटा लिया। उन्होंने होमगार्ड एंड फायर सर्विसेज की कमांडेंट जनरल और DG शोभा अहतकर की प्रताड़ना का जिक्र करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा से मुक्ति होने की इच्छा तक जाहिर कर। तो दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर कह सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप फॉलो हो जाएंगे। फेसबुक पेज को फॉलो करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम बिहार से जुड़ी हुई खबरें इस पेज पर पोस्ट करेंगे तो फिर आप उसको तुरंत देख सकते हैं। जी हाँ, और आप अब उससे अपडेट रह सकते हैं, क्योंकि इस पेज पर बिहार से जुड़ी हुई खबरें पोस्ट की जाती है। जी हाँ, क्योंकि हम लोग सिर्फ बिहार का ही न्यूज़ चलाते हैं, बिहार के बाहर का न्यूज़ नहीं चलाते हैं। तो ऐसे में अगर आप बिहार के रहने वाले तो आप इस पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो अभी फॉलो कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि इस पेज को अभी आप फॉलो कर दिए होंगे, नहीं किए तो अभी कर लीजिए, कर लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।